नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सर केन रॉबिन्सन की उनकी अनोखी किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स के अद्भुत विचारों में गोता लगाएंगे। आइए जानें कि क्रिएटिविटी क्यों लिटरेसी जितनी महत्वपूर्ण है और इसे शिक्षा और समाज में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। केन रॉबिन्सन की किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स लर्निंग टू बी क्रिएटिव के इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्रिएटिविटी की इम्पॉर्टेंस को गहराई से समझाया गया है। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि क्रिएटिविटी उतनी ही जरूरी है जितनी लिटरेसी, और इसे हमारे एजुकेशन सिस्टम्स और सोसाइटल फ्रेमवर्क्स में सेम स्टेटस मिलना चाहिए। वह बताते हैं कि हर इंसान के पास क्रिएटिव पोटेंशियल होता है, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स इस पोटेंशियल को इफेक्टिवली नर्चर नहीं करते। क्रिएटिविटी की इम्पॉर्टेंस। रॉबिन्सन अपने आर्ग्यूमेंट से शुरू करते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक डिजायरेबल ट्रेट नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल स्किल है जो हर इंडिविजुअल और सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन रैपिडली चेंज हो रहे हैं, क्रिएटिविटी एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन गई है। जॉब्स और इंडस्ट्रीज लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, और ऐसे में क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ही लोगों को अडेप्टेबल और रिजिलियंट बनाते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स, अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। रॉबिन्सन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुए थे। उस वक्त की प्रायोरिटीज अलग थीं। एजुकेशन का मेन गोल था वर्क फोर्स को प्रिपेयर करना, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम कर सके। इस वजह से एजुकेशन सिस्टम का फोकस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, रोट लर्निंग और स्पेसिफिक एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर था, जो उस वक्त की इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल कर सके। आर्ट्स, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग को सेकेंडरी या टर्शियरी इंपॉर्टेंस दी गई। द क्रिएटिविटी क्राइसिस। आज की दुनिया ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम्स अब भी लार्जली वही हैं। रॉबिन्सन इस फिनोमेनॉन को क्रिएटिविटी क्राइसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स को एक रिजिड करिकुलम में फिट करने की कोशिश की जाती है, जो उनकी नेचुरल क्रिएटिव टेंडेंसीज को सप्रेस करता है। हर स्टूडेंट यूनिक होता है और उनके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स लेकिन एजुकेशन सिस्टम्स अब भी लार्जली वही हैं। रॉबिन्सन इस फिनोमेनॉन को क्रिएटिविटी क्राइसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स को एक रिजिड करिकुलम में फिट करने की कोशिश की जाती है, जो उनकी नेचुरल क्रिएटिव टेंडेंसीज को सप्रेस करता है। हर स्टूडेंट यूनिक होता है और उनके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और इंटेलिजेंसेस होते हैं, लेकिन करंट एजुकेशन मॉडल इन डिफरेंसेस को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं करता। द हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स में सब्जेक्ट्स का एक हायरार्की है। मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, फॉलोड बाय ह्यूमैनिटीज और सबसे नीचे आर्ट्स। यह हायरार्की प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यह इम्प्लिसिटली कम्युनिकेट करता है कि कुछ सब्जेक्ट्स और स्किल्स अधिक वैल्यूएबल हैं। इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो क्रिएटिव फील्ड्स में एक्सेल कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज को अंडर वैल्यू किया जाता है और उन्हें एकेडमिकली इंफीरियर फील कराया जाता है। द मिथ ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक पीपल। रॉबिन्सन एक और मेजर इश्यू को हाईलाइट करते हैं, जो है एकेडमिक और नॉन एकेडमिक पीपल का मिथ। यह मिथ इंप्लाई करता है कि कुछ लोग नेचुरली एकेडमिक होते हैं और कुछ नहीं। इस बाइनरी कैटेगराइजेशन के कारण बहुत से लोग अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को डिस्कवर और डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे एकेडमिकली इंक्लाइंड नहीं हैं। रॉबिन्सन इस मिथ को चैलेंज करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी मल्टीफैसेटेड होते हैं और अलग-अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। नर्चरिंग क्रिएटिविटी, अ न्यू पैराडाइम। रॉबिन्सन का आर्ग्यूमेंट है
कि अगर हम अपनी सोसाइटीज़ को ट्रूली प्रोग्रेसिव और इनोवेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन सिस्टम्स को फंडामेंटली रीथिंक करना होगा। हमें एक ऐसे एजुकेशन मॉडल की ज़रूरत है जो क्रिएटिविटी को सेंटर स्टेज पर रखे। इस मॉडल में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, डाइवर्स करिकुलम्स और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस इंक्लूडेड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड नॉलेज एक्वायर करने के बजाय उनके यूनिक टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। इंट्रोडक्शन में रॉबिन्सन कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करते हैं जहां क्रिएटिविटी को इफेक्टिवली हार्नेस किया गया है। यह एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि क्रिएटिव एजुकेशन और थिंकिंग कैसे सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज और इनोवेशंस लीड कर सकते हैं। वह बिजनेस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स के फील्ड्स में सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र करते हैं जो क्रिएटिविटी को अपने कोर प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करते हैं। कंक्लूजन। रॉबिन्सन कंक्लूड करते हैं इंट्रोडक्शन को बाय एम्फसाइजिंग कि क्रिएटिविटी को एक लग्जरी या ऑप्शनल स्किल नहीं बल्कि एक फंडामेंटल ह्यूमन कैपेबिलिटी के रूप में देखना चाहिए। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए ट्रूली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम्स को क्रिएटिवली री इमेजिन करना होगा। सिर्फ तभी हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे जो इनोवेटिव, रेजिलिएंट और डायनामिकली प्रोग्रेसिव हो। यह इंट्रोडक्शन सेक्शन रीडर्स को इंस्पायर करता है और उन्हें इनकरेज करता है कि वे क्रिएटिविटी की इम्पॉर्टेंस को समझें और इसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में इंटीग्रेट करें। एजुकेशन सिस्टम्स, अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। केन रॉबिन्सन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम्स कैसे इवॉल्व हुए हैं और क्यों उन्हें रिफॉर्म करने की जरूरत है। रॉबिन्सन बताते हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम मुख्यतः इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुआ था, जब सोसाइटी और इकोनॉमी की प्रायोरिटीज बहुत अलग थीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप और उत्तर अमेरिका में हुआ और इस पीरियड ने सोसाइटी में ड्रामेटिक चेंजेस लाए। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज तेजी से इंडस्ट्रियलाइज होने लगीं और फैक्ट्रीज में मैस प्रोडक्शन शुरू हो गई। यह ट्रांजिशन एक लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड करता था जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम कर सके। एजुकेशन सिस्टम्स को इस नए इंडस्ट्रियल एज की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए डिजाइन किया गया था। एजुकेशन का प्राइमरी गोल। उस समय एजुकेशन का प्राइमरी गोल था बच्चों को ऐसे स्किल्स और नॉलेज से इक्विप करना जो इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए जरूरी थे। इस वजह से एजुकेशन सिस्टम्स का फोकस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, रोट लर्निंग और स्पेसिफिक एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर था। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग का एम था स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को मेजर करना और उन्हें रैंक करना ताकि फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में उनके सूटेबल रोल्स डिसाइड किए जा सकें। रोट लर्निंग यानी फैक्ट्स और फिगर्स को मेमोराइज करना एम्फसाइज्ड था क्योंकि यह क्विकली और एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन रिटेन करने का एक तरीका था जो इंडस्ट्रियल टास्क्स के लिए रेलेवेंट था। सब्जेक्ट हायरार्की। इस एजुकेशन मॉडल में एक स्पेसिफिक हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स डेवलप हुई। मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी दी गई क्योंकि यह स्किल्स इंडस्ट्रियल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स के लिए क्रूशल थे। साइंस और टेक्नोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि इन फील्ड्स में एडवांसमेंट्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी थे। ह्यूमैनिटीज को मॉडरेट इंपॉर्टेंस मिली और आर्ट्स और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को लोवेस्ट प्रायोरिटी दी गई। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि यह हायरार्की प्रॉब्लमैटिक थी और अब भी है क्योंकि यह इम्प्लाई करती है कि कुछ स्किल्स और नॉलेज इनहेरेंटली ज्यादा वैल्यूएबल हैं। क्रिएटिविटी और आर्ट्स की पोजीशन। आर्ट्स और क्रिएटिविटी को
सेकेंडरी या टर्शियरी इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक टर्म्स में इमीडिएटली यूजफुल नहीं समझा गया। इंडस्ट्रियल एज में काम रिपिटेटिव और मैकेनिस्टिक होता था और क्रिएटिविटी को डिस्ट्रैक्शंस या लग्जरीज के रूप में देखा जाता था जो प्रोडक्टिव वर्क से दूर ले जाते थे। यह माइंडसेट ग्रेजुअली एजुकेशन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बन गया और आज भी बहुत से ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल्स में यह बायस देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। रॉबिन्सन का आर्ग्यूमेंट है कि यह हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। हमारे एजुकेशन मॉडल्स अब भी लार्जली स्टैंडर्डाइज्ड और रिजिड फ्रेमवर्क्स पर बेस्ड हैं, जो स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्मिटी और कॉन्फॉर्मिटी सिखाते हैं, न कि इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी। इस एजुकेशन अप्रोच का लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उनके नेचुरल टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स अक्सर सप्रेस हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें स्पेसिफिक एकेडमिक पैरामीटर्स में फिट होने के लिए फोर्स करता है। नीड फॉर रिफॉर्म। रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि अब हमें इस आउटडेटेड एजुकेशन मॉडल से मूव ऑन करने की जरूरत है। 21वीं सदी की डिमांड्स और चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं और हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स की जरूरत है जो स्टूडेंट्स को फ्यूचर के अनप्रेडिक्टेबल और रैपिडली चेंजिंग लैंडस्केप के लिए प्रिपेयर कर सके। इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और डाइवर्स इंटेलिजेंसेस को वैल्यू करे। कंक्लूजन। रॉबिन्सन कंक्लूड करते हैं कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम्स को ट्रूली इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा और अपने अप्रोचेस को उस हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। क्रिएटिविटी और आर्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी और एजुकेशन को ऐसे री-इमेजिन करना होगा जो हर स्टूडेंट के यूनिक पोटेंशियल को नर्चर करे। इस अप्रोच से हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं जो ज्यादा इनोवेटिव, अडेप्टेबल और फुलफिलिंग हो। डक 1। सब्जेक्ट हायरार्की। केन रॉबिन्सन अपनी किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह एजुकेशन सिस्टम्स में एक स्पेसिफिक हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स डेवलप हुई। यह हायरार्की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से स्थापित हुई, आज भी हमारे एजुकेशन मॉडल्स को प्रभावित करती है। डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट हायरार्की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जब फैक्ट्रीज और मैस प्रोडक्शन सिस्टम्स का उदय हुआ, वर्कफोर्स को स्पेसिफिक स्किल्स की आवश्यकता थी जो इंडस्ट्रियल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स के लिए जरूरी थीं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी दी गई क्योंकि ये स्किल्स डायरेक्टली रेलेवेंट थे फैक्ट्रीज में कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स और कम्युनिकेशन के लिए। प्रायोरिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हाई इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि इन फील्ड्स में एडवांसमेंट्स ने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को ड्राइव किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनोवेशंस ने नए मशीन्स और प्रोडक्शन टेक्निक्स को जन्म दिया जो इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक थे। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को भी एजुकेशन सिस्टम में प्रमुख स्थान मिला। मॉडरेट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, लिटरेचर और फिलॉसफी को मॉडरेट इंपॉर्टेंस मिली। हालांकि ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, इन्हें इंडस्ट्रियल वर्क के लिए सीधे तौर पर उतना रेलेवेंट नहीं माना गया। इसलिए इनका एम्फेसिस इतना अधिक नहीं था जितना कि मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, साइंस और टेक्नोलॉजी का था। लोवेस्ट प्रायोरिटी टू आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को लोवेस्ट प्रायोरिटी दी गई। इस हायरार्की का मेन रीजन था कि आर्ट्स और क्रिएटिविटी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए इमीडिएटली प्रैक्टिकल या यूजफुल नहीं समझा गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स पर था जो फैक्ट्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में डायरेक्टली अप्लाई की जा सकें। आर्ट्स को लग्जरीज के रूप में देखा गया
जो केवल स्पेयर टाइम एक्टिविटीज या हॉबीज के रूप में मानी गईं, ना कि एसेंशियल स्किल्स के रूप में। रॉबिन्सन्स क्रिटिक ऑफ द हायरार्की। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि यह सब्जेक्ट हायरार्की प्रॉब्लमैटिक है और अभी भी है, क्योंकि यह इम्प्लिसिटली कम्युनिकेट करती है कि कुछ स्किल्स और नॉलेज इनहेरेंटली ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यह माइंडसेट स्टूडेंट्स को एक नैरो पाथ पर फोर्स करता है, जहां वे सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं जिन्हें हाई स्टेटस दिया गया है, और वे अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को इग्नोर करते हैं। इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। इस हायरार्की का स्टूडेंट्स और सोसाइटी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट्स जो नेचुरली क्रिएटिव होते हैं या जिनकी स्ट्रेंथ्स आर्ट्स में होती हैं, वे अंडर वैल्यूड महसूस करते हैं। उन्हें अक्सर यह इंप्रेशन मिलता है कि उनके टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स कम इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे उनका सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन प्रभावित हो सकता है। इस हायरार्की का ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट भी होता है। जब एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी को सेकेंडरी मानता है, तो सोसाइटी में ओवरऑल इनोवेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं। आज की रैपिडली चेंजिंग और कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां नई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लगातार सामने आ रही हैं, क्रिएटिविटी एक एसेंशियल स्किल है। नीड फॉर चेंज। रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि हमें इस आउटडेटेड हायरार्की को चैलेंज करने की जरूरत है। हमें एक होलिस्टिक एजुकेशन मॉडल अडॉप्ट करना होगा जो सभी सब्जेक्ट्स और स्किल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। आर्ट्स और क्रिएटिविटी को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अपने डाइवर्स टैलेंट्स को एक्सप्लोर और डेवलप कर सकें। कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, सब्जेक्ट हायरार्की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान स्थापित हुई थी, आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को शेप करती है। केन रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि यह हायरार्की अब आउटडेटेड हो चुकी है और इसे रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। हमें एक बैलेंस्ड एजुकेशन अप्रोच की जरूरत है जो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वैल्यू दे और स्टूडेंट्स को उनके यूनिक टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स को परस्यू करने के लिए इनकरेज करे। इससे न सिर्फ इंडिविजुअल फुलफिलमेंट बढ़ेगी, बल्कि सोसाइटल प्रोग्रेस और इनोवेशन भी एनहांस होगी। ड्रेसना, पार्ट 3, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। केन रॉबिन्सन की किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स के पार्ट 3 में वह एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिविटी कई तरह के प्रोसेसेस और स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। क्रिएटिविटी सिर्फ एक टैलेंट नहीं है जो कुछ लकी लोगों के पास होता है, बल्कि यह कई मेंटल एबिलिटीज और स्किल्स का इंटरप्ले है। रॉबिन्सन इस सेक्शन में डाइवर्जेंट थिंकिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के रोल को पर्सनल फुलफिलमेंट और इकोनॉमिक सक्सेस में गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएटिविटी एज अ मल्टी फैसेटेड प्रोसेस। रॉबिन्सन बताते हैं कि क्रिएटिविटी एक मल्टी फैसेटेड प्रोसेस है जो कई कॉग्निटिव फंक्शंस पर निर्भर करती है। यह एक लिनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग का। वह एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिविटी को समझने के लिए हमें इसकी वेरियस कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज और नर्चर करना चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी का एक क्रूशियल कंपोनेंट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग वह एबिलिटी है जो मल्टीपल सॉल्यूशंस या आंसर्स को जनरेट करने की क्षमता को डिस्क्राइब करता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स में अक्सर फोकस होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग पर, जो एक सिंगल करेक्ट आंसर की ओर लीड करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अक्सर मल्टीपल सॉल्यूशंस और पर्सपेक्टिव्स की डिमांड करते हैं। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि हमें स्टूडेंट्स को डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, ताकि वे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन सकें। इमेजिनेशन। रॉबिन्सन इमेजिनेशन की पावर को भी हाईलाइट करते हैं। इमेजिनेशन वह एबिलिटी है जो हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स विजुअलाइज करने की अनुमति देती है। यह हमें पॉसिबल सिनारियोज एनविजन करने और नॉवल सॉल्यूशंस क्रिएट करने में मदद करती है। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी का फाउंडेशन है,
क्योंकि यह हमें कन्वेंशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड सोचने की क्षमता देती है। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स को इमेजिनेशन को सप्रेस करने के बजाय एनहांस करना चाहिए। रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन पर्सनल फुलफिलमेंट। क्रिएटिविटी का रोल सिर्फ इकोनॉमिक सक्सेस तक सीमित नहीं है, यह पर्सनल फुलफिलमेंट में भी क्रिटिकल है। रॉबिन्सन बताते हैं कि जब लोग क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वे ज्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हैं। यह उनके मेंटल वेल बीइंग और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है। आर्ट्स, म्यूजिक, राइटिंग और अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज का एंगेजमेंट लोगों को डीपर सेंस ऑफ पर्पस और कंटेंटमेंट प्रदान करता है। इकोनॉमिक सक्सेस थ्रू क्रिएटिविटी। इकोनॉमिक सक्सेस में भी क्रिएटिविटी का एक महत्वपूर्ण रोल है। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि 21वीं सदी की इकोनॉमी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं। कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो क्रिएटिव अप्रोचेस अडॉप्ट करती हैं, वे ज्यादा कंपेटिटिव और सक्सेसफुल होती हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस बिजनेसेस को नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइन करने और यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने में मदद करती है। रॉबिन्सन इस बात पर जोर देते हैं कि क्रिएटिविटी को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना जरूरी है, ताकि डिजाइन करना चाहिए जो क्रिएटिविटी को फॉस्टर करे। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज और अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन शामिल होनी चाहिए। टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे स्टूडेंट्स की क्रिएटिव एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज और नर्चर कर सकें। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। रॉबिन्सन एक्नॉलेज करते हैं कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस डेवलप करने में कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल एजुकेशन माइंडसेट, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और रोट लर्निंग पर फोकस करता है। इसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज और लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हर्डल्स बनते हैं। रॉबिन्सन प्रपोज करते हैं कि पॉलिसी चेंजेस, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इनोवेटिव करिकुलम डिजाइन से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। कंक्लूजन। पार्ट 3 ऑफ आउट ऑफ आवर माइंड्स में केन रॉबिन्सन इफेक्टिवली एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिविटी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड प्रोसेस है, जिसमें डिवर्जेंट थिंकिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ इकोनॉमिक सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए भी क्रिटिकल है। रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स को री इमेजिन करने की जरूरत है ताकि वे क्रिएटिव इंटेलिजेंस को इफेक्टिवली नर्चर कर सकें और स्टूडेंट्स को एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकें। पार्ट 4 नोइंग योर माइंड। केन रॉबिन्सन की किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स के पार्ट 4 में वह विभिन्न तरीकों से सोचने और सीखने पर चर्चा करते हैं। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि लोगों के पास अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंसेस होती हैं और एजुकेशन को इन डिफरेंसेस को केटर करना चाहिए। वह इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को ट्रेडिशनल एकेडमिक स्किल्स के साथ डिस्कस करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। रॉबिन्सन एक्सप्लेन करते हैं कि हर व्यक्ति का थिंकिंग और लर्निंग का तरीका यूनिक होता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स में एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच अडॉप्ट किया गया है, जो सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन रिसर्च ने यह दिखाया है कि लर्निंग स्टाइल्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। रॉबिन्सन हार्वर्ड गार्डनर की थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को रेफरेंस करते हैं, जो सजेस्ट करती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगुलर एबिलिटी नहीं है। गार्डनर ने कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस आइडेंटिफाई की हैं, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली किनेस्थेटिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसेस। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स को इन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को रिकॉग्नाइज और वैल्यू करना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके। इमोशनल इंटेलिजेंस।
इमोशनल इंटेलिजेंस EQ एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसे रॉबिन्सन हाईलाइट करते हैं। EQ का मतलब है अपनी और दूसरों की इमोशंस को पहचानना, समझना और मैनेज करना। ये स्किल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एम्पैथी में इसेंशियल होती हैं। रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि हाई EQ वाले लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं। सोशल इंटेलिजेंस भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो रॉबिन्सन डिस्कस करते हैं। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है लोगों के साथ इंटरैक्ट करने और हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की एबिलिटी। यह अंडरस्टैंडिंग और नेविगेटिंग सोशल डायनामिक्स और बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स में मदद करती है। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस भी ट्रेडिशनल एकेडमिक स्किल्स जितनी ही इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन सिस्टम्स को इसे भी प्रमोट करना चाहिए। इंटीग्रेटिंग इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। रॉबिन्सन सजेस्ट करते हैं कि इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस को एजुकेशन सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना चाहिए। इसका मतलब है कि करिकुलम और टीचिंग मेथड्स को ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो इन स्किल्स को डेवलप करने में मदद करे। ग्रुप एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस ऐसे तरीके हैं जिनसे स्टूडेंट्स अपनी इमोशनल और सोशल स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। Challenges of traditional education systems. Traditional education systems अक्सर सिर्फ academic achievements और standardized test scores पर फोकस करते हैं। इस नैरो फोकस की वजह से इमोशनल और सोशल स्किल्स को एडिक्वेटली डेवलप करने का मौका नहीं मिलता। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सिस्टम्स को ब्रॉडर अप्रोच अपनाना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच। रॉबिन्सन एक्सप्लेन करते हैं कि जब एजुकेशन होलिस्टिक होती है तो स्टूडेंट्स अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे मोर एंगेज्ड लर्नर्स बनते हैं। इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस को फॉस्टर करने से स्टूडेंट्स ज्यादा रिजिलियंट, अडेप्टेबल और इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनते हैं जो उनकी ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। रॉबिन्सन कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं जिनसे इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में इंटीग्रेट किया जा सकता है। टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वे स्टूडेंट्स की डाइवर्स नीड्स को समझ सकें और सपोर्ट कर सकें। करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि डिफरेंट इंटेलिजेंसेस को केटर किया जा सके। एडिशनली, असेसमेंट मेथड्स को भी ब्रॉडर बनाना चाहिए ताकि वे सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस के बजाय होलिस्टिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकें। कंक्लूजन। पार्ट 4 ऑफ आउट ऑफ आवर माइंड्स में केन रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम्स को स्टूडेंट्स की डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग और लर्निंग को रिकॉग्नाइज और वैल्यू करना चाहिए। इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस को ट्रेडिशनल एकेडमिक स्किल्स के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि जब एजुकेशन होलिस्टिक होती है तो स्टूडेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल, फुलफिल्ड और वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनते हैं। रॉबिन्सन की इनसाइट से पता चलता है कि एजुकेशन को री इमेजिन करना जरूरी है ताकि हर स्टूडेंट अपने यूनिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर और डेवलप कर सके, जिससे एक ज्यादा इनोवेटिव, एम्पैथेटिक और रेजिलिएंट सोसाइटी का निर्माण हो सके। पार्ट 5 बीइंग अ क्रिएटिव लीडर। केन रॉबिन्सन अपनी किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स के पार्ट 5 में लीडरशिप की बात करते हैं जो एजुकेशन और वर्कप्लेस दोनों में क्रिएटिविटी को फॉस्टर कर सकती है। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि इफेक्टिव लीडर्स वे होते हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां क्रिएटिविटी फ्लरिश कर सके। वे मानते हैं कि बिजनेसेस को अपनी क्रिएटिव कैपेसिटीज को वैल्यू और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वे कंपेटिटिव रह सकें। अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिव लीडरशिप। रॉबिन्सन बताते हैं कि क्रिएटिव लीडरशिप
ट्रेडिशनल लीडरशिप से अलग होती है। क्रिएटिव लीडर्स रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि एक कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रमोट करते हैं। वे अपने टीम्स के डाइवर्स टैलेंट्स और पर्सपेक्टिव्स को रिकॉग्नाइज और हार्नेस करते हैं, जिससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस इमर्ज होते हैं। क्रिएटिंग अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट रॉबिन्सन एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए लीडर्स को कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। 1. Encouraging experimentation. क्रिएटिव लीडर्स एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क टेकिंग को एनकरेज करते हैं। वे जानते हैं कि इनोवेशन अक्सर ट्रायल एंड एरर से आता है, इसलिए वे अपने टीम्स को नए आइडियाज एक्सप्लोर करने और मिस्टेक्स से सीखने का मौका देते हैं। 2. Providing autonomy. क्रिएटिविटी तब फ्लरिश करती है जब इंडिविजुअल्स को ऑटोनॉमी मिलती है। लीडर्स को अपने एम्प्लॉयज को फ्रीडम देना चाहिए ताकि वे अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और नए अप्रोचेस डेवलप कर सकें। 3. Promoting collaboration. कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे अपने यूनिक स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे रिचर एंड मोर इनोवेटिव आइडियाज जनरेट होते हैं। 4. Offering support and resources. क्रिएटिव लीडर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके टीम्स के पास एडिक्वेट सपोर्ट और रिसोर्सेज हों। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से लेकर टाइम और स्पेस तक सब कुछ शामिल करता है ताकि लोग क्रिएटिवली थिंक और वर्क कर सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव लीडरशिप इन एजुकेशन। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि एजुकेशन में भी क्रिएटिव लीडरशिप की आवश्यकता है। टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्रिएटिव अप्रोचेस अडॉप्ट करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का क्रिएटिव पोटेंशियल नर्चर हो सके। इसमें क्रिएटिव करिकुला डिजाइन करना, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इंप्लीमेंट करना और एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना शामिल है। 1. फ्लेक्सिबल करिकुलम। क्रिएटिव लीडर्स एजुकेशन में फ्लेक्सिबल करिकुला प्रमोट करते हैं जो स्टूडेंट्स के डाइवर्स इंटरेस्ट्स और लर्निंग स्टाइल्स को केटर कर सके। वे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से हटकर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने पर फोकस करते हैं। 2. इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। क्रिएटिव लीडर्स ऐसे टीचिंग मेथड्स इंप्लीमेंट करते हैं जो इंगेजमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनहांस करें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस कुछ ऐसे तरीकों में से हैं जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को फॉस्टर करते हैं। 3. सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एजुकेशन में क्रिएटिव लीडर्स सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां स्टूडेंट्स फील सेफ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड एक्सप्लोर देयर आइडियाज। वे फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना सिखाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बढ़ती है। क्रिएटिव लीडरशिप इन द वर्कप्लेस। रॉबिन्सन वर्कप्लेस में भी क्रिएटिव लीडरशिप की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। बिजनेसेस जो क्रिएटिव कैपेसिटीज को वैल्यू करते हैं वे ज्यादा इनोवेटिव और अडेप्टेबल होते हैं। क्रिएटिव लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशंस को लगातार इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस के साथ अलाइन होने में मदद करती है। वेंड नर्चरिंग टैलेंट। क्रिएटिव लीडर्स अपने एम्प्लॉयज के टैलेंट्स को नर्चर करते हैं। वे कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स और नॉलेज को एक्सपैंड कर सकें। 2. एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन। क्रिएटिव लीडर्स ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं। वे अपने टीम्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं और फीडबैक और सजेशंस के लिए ओपन रहते हैं। यह ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है जो क्रिएटिविटी के लिए एसेंशियल है। 3. फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव कल्चर। क्रिएटिव लीडर्स एक इंक्लूसिव कल्चर क्रिएट करते हैं जहां हर व्यक्ति वैल्यूड फील करता है। वे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सभी वॉइसेस सुनी जाएं। यह वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स और इनोवेटिव आइडियाज को एनहांस करते हैं। वे ज्यादा कंपेटिटिव और सस्टेनेबल होते हैं।
कंक्लूजन। पार्ट 5 ऑफ आउट ऑफ आवर माइंड्स में केन रॉबिन्सन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि क्रिएटिव लीडरशिप एजुकेशन और वर्कप्लेस दोनों में कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। क्रिएटिव लीडर्स एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां क्रिएटिविटी फ्लरिश करती है, जिससे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों बेनिफिट करते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स और बिजनेसेस जो क्रिएटिव कैपेसिटीज को वैल्यू और इन्वेस्ट करते हैं, वे ज्यादा सक्सेसफुल और रेजिलिएंट होते हैं। रॉबिन्सन की इनसाइट से पता चलता है कि इफेक्टिव लीडरशिप में क्रिएटिविटी को नर्चर करना कितना इसेंशियल है, और यह अप्रोच न सिर्फ इंडिविजुअल्स को बल्कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस और अल्टीमेटली सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है। क्रिएटिव लीडर्स ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं जो अधिक इनोवेटिव, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस हो। ट्रकर ई पार्ट 6 द क्रिएटिव लाइफ। केन रॉबिन्सन अपनी किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स के अंतिम भाग में रोजमर्रा की जिंदगी में क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस पर चर्चा करते हैं। रॉबिन्सन बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी क्रिएटिव कैपेसिटीज को कल्टीवेट कर सकता है और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है। वह प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते हैं क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए, जैसे कि नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहना और फेलियर्स से सीखना। क्रिएटिविटी इन एवरीडे लाइफ। रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स और इन्वेंटर्स तक सीमित नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक एसेंशियल हिस्सा है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हों, क्रिएटिविटी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने, नए आइडियाज जनरेट करने और बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकती है। डेवलपिंग अ क्रिएटिव माइंडसेट। क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करने के लिए रॉबिन्सन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स रिकमेंड करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। 1. Being open to new experiences. Explore new interests. रॉबिन्सन सजेस्ट करते हैं कि नए इंटरेस्ट्स और हॉबीज एक्सप्लोर करने से आपका माइंड ओपन और रिसेप्टिव रहता है। यह आपको नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज से इंट्रोड्यूस कराता है। ट्रैवल एंड एक्सपोजर। ट्रैवल करने से और डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानने से भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप नई जगहों और लोगों के संपर्क में आते हैं तो आपके विचारों और सोचने के तरीकों में विस्तार होता है। डो एम्ब्रेसिंग क्यूरियोसिटी। आस्क क्वेश्चंस। रॉबिन्सन कहते हैं कि क्यूरियस रहना और क्वेश्चंस पूछना क्रिएटिविटी का फाउंडेशन है। जब आप दुनिया के बारे में इंक्विजिटिव रहते हैं तो आप नए कनेक्शंस और इनसाइट्स डिस्कवर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। न्यू स्किल्स सीखना और नॉलेज एक्वायर करना आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट करता है। 3. लर्निंग फ्रॉम फेलियर। व्यू फेलियर एज फीडबैक। रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि फेलियर्स को नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए। हर फेलियर से वैल्यूएबल लेसन्स मिलती हैं जो आपके फ्यूचर अटेम्प्ट्स को बेटर बनाती हैं। रिसिलियंस बिल्डिंग। फेलियर से बाउंस बैक करने की एबिलिटी यानी रेजिलियंस क्रिएटिव लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। रेजिलिएंट लोग चैलेंजेस और सेटबैक्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नए वेज खोज सकते हैं। 4. Practicing mindfulness and reflection. Mindfulness exercises. रॉबिन्सन सजेस्ट करते हैं कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज जैसे मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में स्टे करने और मेंटल क्लैरिटी पाने में मदद कर सकती हैं। यह आपके क्रिएटिव प्रोसेसेस को एनहांस करती हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रैक्टिसेस आपको अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने का मौका देती हैं, जिससे आप नए इनसाइट्स और आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। 5. Creating a supportive environment. Surround yourself with positive influences.
अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके क्रिएटिव एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज करें। अ सपोर्टिव सोशल सर्कल आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। सेट अप अ क्रिएटिव स्पेस। अपने घर या वर्क स्पेस में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो क्रिएटिविटी को प्रमोट करे। यह एक क्वाइट कॉर्नर हो सकता है जहां आप अनइंटरप्टेड सोच और काम कर सकें। अप्लाइंग क्रिएटिविटी इन वेरियस फील्ड्स। रॉबिन्सन एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स में नहीं बल्कि हर फील्ड में अप्लाई होती है। बिजनेस, साइंस, एजुकेशन और इवन डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी का महत्वपूर्ण रोल है। जब लोग क्रिएटिवली सोचते हैं तो वे इनोवेटिव सॉल्यूशंस और अप्रोचेस डेवलप कर सकते हैं। बैलेंसिंग रूटीन एंड क्रिएटिविटी। रूटीन और स्ट्रक्चर भी क्रिएटिविटी के लिए जरूरी हैं। रॉबिन्सन बताते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो रूटीन और क्रिएटिव एक्टिविटीज दोनों को शामिल करती है सबसे इफेक्टिव होती है। रेगुलर हैबिट्स और स्केड्यूल्स आपको डिसिप्लिन्ड रखते हैं, जबकि क्रिएटिव परस्यूट्स आपको इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रखते हैं। द रोल ऑफ पैशन। रॉबिन्सन पैशन के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि जब आप उन एक्टिविटीज को परस्यू करते हैं जिन्हें आप जेन्युइनली एंजॉय करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लरिश होती है। पैशनेट लोग ज्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड होते हैं और वे अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंक्लूजन। पार्ट 6 ऑफ आउट ऑफ आवर माइंड्स में केन रॉबिन्सन ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि क्रिएटिविटी हर किसी की जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट हो सकती है। वह प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स अपनी क्रिएटिव कैपेसिटीज को डेवलप कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहना, क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करना, फेलियर से सीखना और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो क्रिएटिविटी को फॉस्टर करते हैं। रॉबिन्सन एम्फसाइज करते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए भी एसेंशियल है। जब आप क्रिएटिवली सोचते और काम करते हैं तो आपकी लाइफ ज्यादा एनरिच्ड, मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग हो जाती है। इस अप्रोच से इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों बेनिफिट करते हैं और एक इनोवेटिव और डायनेमिक फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाते हैं। कंक्लूजन। केन रॉबिन्सन अपनी किताब आउट ऑफ आवर माइंड्स को कंक्लूड करते हुए रीटरेट करते हैं कि हमें एजुकेशनल और सोसाइटल शिफ्ट की जरूरत है जो क्रिएटिविटी को वैल्यू करे। वे पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस की डिमांड करते हैं जो हर इंडिविजुअल के डाइवर्स टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज और नर्चर करें। एजुकेशनल शिफ्ट। रॉबिन्सन आर्ग्यू करते हैं कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं जो क्रिएटिविटी को सप्रेस करती हैं। ट्रेडिशनल फोकस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और रोट लर्निंग पर है, जिससे स्टूडेंट्स का क्रिएटिव पोटेंशियल स्टाइफल हो जाता है। वह एक ऐसे एजुकेशन मॉडल की वकालत करते हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दे और हर बच्चे के यूनिक एबिलिटीज को फॉस्टर करे। वेंट। करिकुलम रिफॉर्म। रॉबिन्सन बताते हैं कि करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि अलग अलग इंटेलिजेंसेस और लर्निंग स्टाइल्स को केटर किया जा सके। आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा और अदर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में समान महत्व मिलना चाहिए। टीचिंग मेथड्स। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। ये मेथड्स स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार करते हैं। टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को भी क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज और नर्चर करने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्रिएटिविटी और इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करना चाहिए। सोसाइटल शिफ्ट। रॉबिन्सन सोसाइटल लेवल पर भी शिफ्ट की जरूरत पर जोर देते हैं।
सोसाइटी को क्रिएटिविटी को सिर्फ आर्टिस्टिक फील्ड तक सीमित न रखकर हर क्षेत्र में रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करना चाहिए। 1. कल्चरल वैल्यूएशन। क्रिएटिविटी को कल्चरल वैल्यू मिलनी चाहिए। आर्ट गैलरीज, थिएटर्स और अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का समर्थन और विकास होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशंस समाज के क्रिएटिव फैब्रिक को मजबूत करते हैं। 2. बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेसेस को भी अपने कामकाज में क्रिएटिविटी को इंटीग्रेट करना चाहिए। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अडेप्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज को प्रमोट करने से बिजनेसेस ज्यादा कम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बन सकते हैं। 3. पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी क्रिएटिविटी को फॉस्टर करने पर फोकस करना चाहिए। यह एजुकेशन फंडिंग, कल्चरल इनिशिएटिव्स और बिजनेस इंसेंटिव्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स टैलेंट्स। रॉबिन्सन जोर देते हैं कि हर इंडिविजुअल का क्रिएटिव पोटेंशियल अलग होता है और उसे रिकॉग्नाइज और नर्चर करने की जरूरत है। ट्रेडिशनल मेट्रिक्स जैसे टेस्ट स्कोर्स और ग्रेड्स के अलावा हमें ब्रॉडर असेसमेंट मेथड्स को अपनाना चाहिए जो स्टूडेंट्स की डाइवर्स टैलेंट्स को कैप्चर करें। 1. होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक असेसमेंट मेथड्स जैसे पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट एवैल्यूएशंस और पीयर रिव्यूज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये मेथड्स स्टूडेंट्स की क्रिएटिव एबिलिटीज और ओवरऑल डेवलपमेंट को एक्यूरेटली मेजर करते हैं। 2. पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान करने से स्टूडेंट्स को उनके यूनिक इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। यह उन्हें ज्यादा मोटिवेटेड और एंगेज्ड बनाता है। 3. सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स। स्कूल्स, वर्कप्लेसेस और कम्युनिटीज को ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने चाहिए जहां लोग क्रिएटिवली थिंक और वर्क कर सकें। यह इमोशनल और सोशल सपोर्ट से लेकर फिजिकल स्पेसेस तक सब कुछ शामिल करता है। कंक्लूजन। रॉबिन्सन कंक्लूड करते हैं कि क्रिएटिविटी को एजुकेशनल और सोसाइटल लेवल्स पर रिकॉग्नाइज और फॉस्टर करना आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। वह एम्फसाइज करते हैं कि पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को रीडिजाइन करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति के डाइवर्स टैलेंट्स को नर्चर किया जा सके। यह न सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बेनिफिशियल है। जब हम क्रिएटिविटी को वैल्यू करते हैं तो हम एक ज्यादा इनोवेटिव, रिजिलिएंट और प्रॉस्परस फ्यूचर की नींव रखते हैं। फाइनल थॉट्स। रॉबिन्सन की इनसाइट्स और रिकमेंडेशन से पता चलता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक डिजायरेबल ट्रेट नहीं है बल्कि एक एसेंशियल स्किल है जो पर्सनल फुलफिलमेंट और सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए क्रिटिकल है। एजुकेशन सिस्टम्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को री इमेजिन करने की जरूरत है ताकि क्रिएटिविटी को सेंट्रल प्लेस मिल सके। इससे हम एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके और कलेक्टिवली हम ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकें जो आज की कॉम्प्लेक्स और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड की डिमांड्स को मीट कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शिक्षा, क्रिएटिविटी और नवाचार पर और भी जानकारियों के लिए बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।